चलिए शुरू करते हैं। हम इस अध्याय में हम संगम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो संगम साहित्य आखिर है क्या? तो देखिए क्या बोलते हैं, वैसा साहित्य जिसे हमें दक्षिण भारत के इतिहास का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। मतलब ये हमारा ये जो दक्षिण भारत है ना, तो अगर हम जिस साहित्य से हमें दक्षिण भारत के इतिहास का क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप इतिहास का हमें ज्ञान हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो संगम साहित्य। देखो अब संगम का अर्थ क्या होता है। साहित्य का अर्थ तो हम समझते हैं कि कोई भी एक लिखित साक्ष्य साहित्य जैसे आएगी, लेकिन संगम क्या है? तो संगम का अर्थ होता है परिषद या गोष्ठी, यानी एक परिषद और गोष्ठी बनाया जाता था। संगम साहित्य में क्या होता था कि एक परिषद और गोष्ठी बनाया जाता था, ठीक है, और इसमें तमिल कवि और तमिल विद्वान उपस्थित होते थे। तमिल कवि और तमिल विद्वान उपस्थित होते थे, ठीक है, और कवि या लेखन की रचना को संगम साहित्य में स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही वह प्रकाशित हो सकती थी। यानी जो ये संगम साहित्य था, एक परिषद बनाया जाता था और उस परिषद में आपका तमिल विद्वान और तमिल कवि और तमिल विद्वान उपस्थित होते थे, और जो भी आपका लेखक है या फिर जो भी आपका कवि है, वो अपना जो भी साहित्य या फिर लेखन कला लिखेंगे, ठीक है, बुक लिखेंगे, तो वो लेकर आएंगे संगम साहित्य में। और अगर संगम साहित्य उसको स्वीकृति प्रदान करती है, अगर स्वीकृति प्रदान करेगी तो वो क्या होगा? प्रकाशित होगा। अगर नहीं करेगी तो वो प्रकाशित नहीं होगा। यही संगम साहित्य में होता था। और पांड्य राजाओं ने संगम साहित्य 3 संगम साहित्य आयोजित करवाए थे, जिसे हम लोग क्या कहते थे? तो मुचंगम के नाम से जानते थे। मुचंगम के नाम से जानते थे। तो ये 3 संगम साहित्य है। देखो, प्रथम संगम साहित्य को हम लोग मुख्य संगम साहित्य भी कहते हैं, मुख्य। और दूसरा को हम लोग बोलते थे मध्य, और तीसरा को हम लोग बोलते थे कि अंतिम भी बोलते थे इसको, अंतिम संगम साहित्य, अंतिम संगम साहित्य। तो देखो, जो प्रथम या मुख्य संगम साहित्य कहाँ हुआ था? तो मदुरै में हुआ था। और दूसरा जो कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था कपाटपुरा में, और तीसरा हुआ था मदुरा में। मदुरा को हम लोग उस समय मदुरै भी बोलते हैं या फिर अभी मदुरै बोलते हैं। और जो मुख्य यानी प्रथम संगम साहित्य के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि, द्वितीय के भी थे अगस्त ऋषि, और जो तृतीय के थे वो थे नक्कीकार, नक्कीकार, ठीक है। और देखिए, जो द्वितीय द्वितीय संगम साहित्य है उसमें तोल्कापियम की रचना किया था किसने? तो तोल्कापियर ने। तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने किया था, और यह व्याकरण से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि सेकेंड संगम साहित्य में जो तोल्कापियर की रचना, तोल्कापियम यानी तोल्कापियर ने तोल्कापियम की रचना किया था। और यह तमिल व्याकरण तो है ही, साथ ही साथ इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। इसमें से 4 प्रकार के विवाह को हम लोग मान्यता देते हैं कि ऐसा विवाह करना चाहिए, और जिसमें और 4 प्रकार के विवाह को हम लोग अशुभ विवाह मानते हैं कि वैसा विवाह नहीं करना चाहिए। और आज मतलब उस समय एक प्रजापत्य विवाह होता था, एक गंधर्व विवाह होता था। तो उस समय के गंधर्व विवाह को आज के समय के हम लोग लव मैरिज कहते हैं। तो प्राचीन समय में गंधर्व विवाह, और वही विवाह आज के समय में लव मैरिज के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य में काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला को अकम और दूसरा को पूरम। अकम को हम लोग प्रेम, अकम अकम काव्य में प्रेम प्रसंग के बारे में था, और पूरम में युद्ध संबंध के यानी युद्ध प्रसंग के बारे में था। यानी देखो, अकम जितने भी काव्य अकम होते थे उसमें प्रेम के बारे में लिखा जाता था, और जितने भी पूरम काव्य होते थे उसमें युद्ध के बारे में लिखा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं तमिल साहित्य का रामायण किसे कहते हैं? तो ई रावतारम को कहते हैं, ई रामावतारम को कहते हैं। तमिल साहित्य का रामायण ई रामावतारम, तमिल साहित्य का रामायण ई रामावतारम, तमिल साहित्य के रामावतार, तमिल साहित्य के रामायण ई रामावतारम। और ई रामावतारम की रचना किसने किया था? तो कंबन ने किया था। और यह किस पर आधारित है? तो यह आधारित है वाल्मीकि रामायण पे। यानी मूल रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया है था, जो संस्कृत में है। और वही जो कंबन है, तो कंबन ने किया था कि वाल्मीकि के रामायण को पढ़ा और उनको पढ़कर अपने भाषा शैली में उनको तमिल में रचना कर दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं ई रामावतारम, ठीक है। और तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहते हैं? तो तिरुकुराल को कहते हैं। तिरुकुलार को तमिल साहित्य का बाइबिल कहते हैं। और तमिल साहित्य का त्रिरत्न, त्रिरत्न में 3 गो रत्न आएंगे, वो है शिल्पादिकरम और जीवक चिंतामणि और मणि मेखले, यह त्रिरत्न है। वापिस करते हैं, तमिल साहित्य का रामायण कहते हैं ई रामावतारम को, जिसका रचना कंबन ने किया था, और यह वाल्मीकि रामायण पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहते हैं? तो तिरुकुलार को कहते हैं। और तमिल साहित्य का त्रिरत्न में कौन आता है? तो शिल्पादिकरम आता है, जीवक चिंतामणि आता है, और मणि मेखले आता है। अब हम इन तीनों को थोड़ा विस्तृत अध्ययन करते हैं। एक आता है शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम का जो लेखक है वो है इलांगोकृत, ठीक है। यह तमिल जनता का राष्ट्रीय काव्य है। अगर पूछा जाए कि तमिल जनता का राष्ट्रीय
काव्य कौन है? तो वो है शिल्पादिकरम। इसमें 33 सर्ग हैं। 33 सर्ग मतलब इसको हम लोग अध्याय बोल सकते हैं। इसमें 33 अध्याय हैं और इसमें प्रेम कहानी बताया गया है कोवलन और इसकी पत्नी कनगी। कनगी और इसकी एक नर्तकी है जो माधवी। देखो ये प्रेम कहानी, शिल्पादिकरम में प्रेम कहानी क्या है हम बता देते हैं। तो एक कोवलन राजा हुआ करता था, ठीक है। यह कोवलन क्या था? तो कोवलन एक राजा था और इसकी पत्नी थी कनगी, ठीक है, और इसकी नर्तकी थी तो माधवी। तो कोवलन राजा की पत्नी कनगी थी और उसके जो नर्तकी थी वो माधवी थी। तो कोवलन क्या करता था, वो राजा था, तो वो क्या करता था कि जो माधवी नामक नर्तकी थी तो वो दिन भर उसका डांस देखते रहता था और अपने मांस मदिरा ये सब में पैसा लुटाते रहता था। और वह इतना ज़्यादा पैसा लुटा दिया कि वह एक समय पे गरीब हो गया, यानी कंगाल हो गया। तो कंगाल होने के बाद उसकी पत्नी जो कनगी थी, तो कनगी ने उनको क्या किया कि अपने मतलब पति वर्ता यानी नारी थी, तो वो अपने कंगन अपने पति को दी, यानी कोवलन को दी। और अपने कंगन नहीं, सॉरी, पायल, अपनी पायल कोवलन को दी और जाकर बोली कि आप इसको बेचिए और अपना व्यापार स्टार्ट कीजिए। तो कनगी ने कोवलन को अपना पायल दे दिया और जब कोवलन पायल लेकर गया बेचने, चूंकि कोवलन एक राजा था और उसकी पत्नी रानी थी, तो रानी के पायल को सभी जनता जानता था। जब कोवलन गया रानी को पायल को बेचने, तो तो जनता ने सोचा कि इसने रानी का पायल चुरा लिया है और कोवलन को जनता ने फांसी दे दिया बिना कुछ समझे बिना कुछ पूछे। तो कनगी ने इसे आघात होकर और कनगी ने एक श्राप दिया कि ये जो मदुरै शहर है, यानी मदुरै शहर ये क्या हो जाएगा, तो मदुरै शहर ये खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा इसका। तो मदुरै शहर का विनाश हो गया। और इसी हम आगे पढ़ेंगे कि एक राजा हुआ करता है, वह कनगी समुद्र पूजा स्टार्ट करता है, यानी कनगी पूजा स्टार्ट करता है इन्हीं के नाम पे, क्योंकि मदुरै शहर बचा रहे, उसको वो नष्ट न हो। तो हम आगे इसका चर्चा करेंगे। तो ये था उसका प्रेम कहानी। दूसरा नंबर हम देखते हैं जीवक चिंतामणि, जिसके लेखक कौन है? तो तिरुत्का देवर जो जैन भिक्षुक हैं। और जीवक चिंतामणि का जो मतलब वह किसे रिलेटेड है? तो वह रिलेटेड है जैन धर्म से। उसके बाद आता है मणि मेखले। तो मणि मेखले के लेखक कौन है? तो शीतलय सतनार इसके लेखक हैं और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि जैन धर्म से और मणि मेखले बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं समकालीन राज्य, ठीक है। इस समकालीन राज्य समकालीन राज्य में 3 आते हैं। पहला आता है चोल, दूसरा बाद आता है चेर और तीसरा आता है पांड्य। जो चोल होता है ना, वो सबसे प्राचीन होता है और प्लस सबसे यह क्या होता है, तो शक्तिशाली होता है। सबसे प्राचीन होता है और वह सबसे शक्तिशाली होता है। अब हम इसका लोकेशन देख लेते हैं कि यह भारत के कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये हम बना दिए। तो यहाँ पे देखो ये केरल के कुछ भाग आते हैं, तो केरल वाले भाग में आता है चेर, ठीक है। और यहाँ पे देखो तमिलनाडु वाला, यहाँ तमिलनाडु का भाग में आता है पांड्य और यहाँ पे आंध्र प्रदेश आता है, तो आंध्र प्रदेश में आता है आपका चोल। तो एक एक करके देखते हैं। पहला होता है चोल, ठीक है। चोल के बारे में, तो चोल सबसे शक्तिशाली था और सबसे प्राचीन था। सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीन कौन था? तो वो था चोल। इसमें प्रसिद्ध जो राजा हुआ था वो हुआ है करिकाल, जो एक ब्राह्मण मतानुयायी था, यानी यह ब्राह्मण मत के था, यानी ब्राह्मण के विचारों पे यह चलता था। जो इसने एक स्थापित शहर कावेरीपत्तनम शहर स्थापित किया था। इसकी राजधानी मतलब यह पहले उरई उसका राजधानी था, बाद में इसने कहाँ कर दिया, तो कावेरीपत्तनम। इसका पहला मतलब जिसका जो जानकारी है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी में मिलता है और इसका राजकीय चिन्ह है वो बाघ है। अब अबाउट करिकल के बारे में देखते हैं। करिकल इसने कावेरीपत्तनम पर बांध बनाया, जो भारत का सबसे पहला तथा सबसे पुराना बांध था, ठीक है। जो ये करिकल है यह सबसे शक्तिशाली राजा है किसका, तो चोल वंश का। तो इसने क्या किया, तो इसने कावेरी नदी पर बांध बनाया जिसका नाम था कलनई बांध इसने कावेरी नदी पर बनाया और यह भारत का पहला बांध था और भारत का सबसे पुराना बांध था। और यह बांध आज भी चालू है, ठीक है। उसके बाद एक वेनी का युद्ध होता है जिसमें करिकाल ने पांड्य राज्य और चेर के सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। इसकी जानकारी भी हमें वेनी के युद्ध में मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है पेरुनानुपादे। साहित्य में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है, यानी संगीत में जितने 7 स्वर आते हैं, पहला होता है सा रे गा मा पा दा नी, ये 7 स्वर का विशेषज्ञ पेरुनानुपादे में करिकाल को यह बताया गया है कि यह 7 स्वरों का विशेषज्ञ है ये करिकाल,
ठीक है। और उसके बाद चोल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगता है और फिर चोल साम्राज्य 8वीं शताब्दी में यह फिर उदय होता है और फिर हम वहाँ पे 8वीं शताब्दी में इसको पढ़ेंगे। सेकेंड आता है चेर साम्राज्य। चेर साम्राज्य का सबसे पहला जो अ, चेर साम्राज्य को ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में चेरापद कहा गया है। ठीक है। और जो इसका स्थिति है तो वो केरल है, हमने आपको बताया है। और इसका जो प्रमुख राजा है या फिर प्रथम राजा इसको बात करें तो वो है उदयनजिरल। और इसका जो सबसे शक्तिशाली राजा या फिर सबसे प्रसिद्ध राजा है वो है सेंट गुटवन है। और इसने अपनी राजधानी वांजी को बनाया था और इसका राजकीय चिन्ह है वो है धनुष। चेर साम्राज्य का राजकीय चिन्ह है धनुष। और वहीं यहाँ पे चोल में आते हैं तो चोल का राजकीय चिन्ह है बाघ। और इसका राजकीय चिन्ह क्या है, तो चेर का राजकीय चिन्ह क्या है, तो धनुष है। ठीक है। अब आते हैं हम सेंट गुटवन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो अगर पूछा जाए कि चेर का सबसे प्रथम राजा कौन है तो वह है उदयनजिरल, जबकि चेर वंश का सबसे फेमस राजा पूछे तो वह है सेंट गुटवन। सेंट गुटवन को हम लोग लाल चेर के नाम से जानते हैं। इसने अधिराज की उपाधि धारण किया था और इसी ने पत्नी पूजा प्रारंभ किया था या फिर कन्गी पूजा। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि शिल्पादिकरम में एक प्रेम कहानी की चर्चा है जिसमें कोवलन की पत्नी कन्गी ने श्राप दिया था कि मदुरा शहर नष्ट हो जाएगा। तो उसी को क्या किया था कि सेंट गुटवन ने इसने क्या किया था कि पत्नी पूजा यानी कन्गी पूजा को इसने स्टार्ट किया था। ठीक है। यानी समुद्र पूजा भी इसको बोलते हैं। समुद्र पूजा इसने नहीं, ये इसने कन्गी पूजा स्टार्ट किया था। इसने पत्नी नामक धार्मिक इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था। इसका प्रमुख बंदरगाह मुजरिम होता था जो रोम से व्यापार होता था। मुजरिस होता था जो रोम से क्या होता था, तो व्यापार होता था। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आते हैं हम पांड्य शासक के बारे में। तो पांड्य शासक सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो वो था नेडुजेलियन सबसे शक्तिशाली राजा था। ठीक है। जबकि राजधानी इसका कहाँ था, तो वो मदुरै था या फिर मदुरा बोल सकते हैं। और मदुरा को हम लोग त्योहारों का शहर बोलते हैं, यानी भारत में त्योहारों का शहर किसे बोलते हैं, तो वो मदुरै को बोलते हैं। ठीक है। पहला उल्लेख मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका में मिलता है और उसमें इंडिका में मेगास्थनीज लिखता है कि यह मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया गया है। यानी पांड्य वंश को मोतियों के लिए प्रसिद्ध किस में बताया गया है, तो वो इंडिका में बताया गया है। अंतिम ज्ञात पांड्य शासक कौन था, तो वो था नलिवकोडन। ठीक है। और इसका जो राज्य भाषा है वो तमिल है और मातृसत्तात्मक समाज हुआ करती है पांड्य वंश का। और इसका राजकीय चिन्ह है क्या है, तो वो है मछली। और इसका प्रथम जो शासक होता है वो होता है नोडियन, जिसने समुद्र पूजा को स्टार्ट किया था। नोडियन। जबकि सेन गुटवन ने कौन सा पूजा स्टार्ट किया था, तो वो था सेन गुटवन ने कन्गी पूजा स्टार्ट किया था। तो ये ही इसमें है। अब हम आते हैं क्या बोलते हैं संगम युग के बारे में। ठीक है। तो देखो इसमें कुछ मुख्य टॉपिक की बात करेंगे, जैसे हम मंडल। तो संगम युग के राज्य को मंडल कहते हैं। उसके बाद पेरुनल, तो राज्य का जन्मदिन यानी राजा का जन्मदिन को हम लोग पेरुनल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अमाई चार यानी संगम युग के मंत्रियों को अमाई चार के नाम से जानते हैं। उसके बाद नालवे, यह देखो क्या था, तो यह एक राज्यसभा था जो राजधानी में उपस्थित था और यह राजा के साथ मिलकर न्याय करता था। जो नालवे है एक संस्था होती थी जो राजधानी में होती थी और यह राजा के साथ मिलकर न्याय करती थी। और राजा के न्यायालय को हम लोग मनोरम बोलते थे और संगम साहित्य के व्यापारी को हम लोग वेनिगर बोलते हैं। अब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं सेना के कुछ बारे में। देखो जो सेना होता है, तो ये मान लेते हैं हम ऐसे सेना खड़ा है, तो सेना के एक आगे होता है सेनापति। तो सेनापति को हम लोग बोलते थे एनाडी। और सेना के जो अग्रभाग होता था उसको हम लोग बोलते थे तुसी। ठीक है। ये सेना टुकड़ी का अग्रभाग। और उसके बाद कूले बोलते थे कि इसका पश्च भाग, यानी पश्च भाग को हम लोग कूले बोलते थे। और सेना जो था वो चतुरंगिनी था। यानी सेना में टोटल 4 भाग थे। पहला था अश्व वाला भाग, गज वाला भाग, रथ वाला और पैदल वाला, ये 4 भाग। उसके बाद सेना बुलाया जाता था, नगारा एवं शंख बजाकर सेना को बुलाया जाता था। उसके बाद युद्ध में वीरगति प्राप्त सेना की मूर्तियों को हम लोग नड्डूकल या वीरकल के नाम से जानते थे। अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक है संगम काल का प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल हुआ करता था। संगम काल का शुभ पक्षी कौवा हुआ करता था। यह संगम काल का शुभ पक्षी कौवा इसलिए हुआ करता था क्योंकि जो संगम काल वो संगम काल भारत के दक्षिणी भाग में बसा हुआ है और दक्षिणी भाग में पानी है। तो संगम काल में सबसे ज़्यादा उपयोग समुद्र मार्ग का होता था और समुद्र मार्ग में इस समय कंपास का प्रयोग नहीं होता है, कंपास का खोज ही नहीं हुआ था। तो जो दिशा सूचक यंत्र के रूप में कौवा ही बताता था कि आगे मतलब इसका
रास्ता बताते थे कौवा लोग, ठीक है। और एक और बात है कि संगम काल में ऐसा माना जाता है कि अगर घर के ऊपर कौवा मंडरा रहा है तो तुम्हारे घर में कोई अतिथि आने वाला है, ये भी कौवा ही बताते थे। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन थे, तो वो थे मुर्गन, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो मुर्गा था, और इनका जो अस्त्र था वो बर्छा था, ठीक है। और तमिल साहित्य का जनक के नाम से जानते हैं अगस्त ऋषि को, जिन्होंने दो संगम साहित्य करवाया था। पहला संगम साहित्य अगस्त ऋषि, दूसरा संगम साहित्य अगस्त ऋषि, और तीसरा संगम साहित्य नल्लीकार ने करवाया था। और इधर मदुरै में हुआ था, और फिर मदुरै में हुआ था, और एक और कहाँ है, मदुरै में हुआ था, और उसके बाद कपाटपुरा में हुआ था, और फिर मदुरै में हुआ था, ये है। तो यही हमारा क्या होता है, ये द एंड, द एंड।